वेलकम गाइस। आज स्टूडेंट्स हम राजस्थान बोर्ड का 2010 का पेपर करेंगे। 2010 और 2011 में फिजिक्स के दो पेपर हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आज हम पेपर फर्स्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास देख लीजिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2010 है, ठीक है। और ये प्रथम प्रश्न पत्र है अपने पास, वो 40 नंबर का हुआ करता था। ये उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है। तो चलिए हम सबसे पहले इनके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखिए 2010 का पेपर भी दे रखा है, वो भी कर लीजिए, क्या परेशानी है आपको। अब बच्चे कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो ये वही क्वेश्चन है जो 2026 के मॉडल पेपर में, जो अभी मॉडल पेपर मेरे चैनल पे भी है, जो मैंने उसको अभी सॉल्व करा है, उसका सोल्यूशन मौजूद है, आप देख लीजिएगा। उसके एमसीक्यू में क्वेश्चन दे रखा है। अब 2010 का क्वेश्चन है और वो आपको 2025 में दे रखा है। यहाँ पर हमें समझना तो हो गई। खैर, यहाँ वोल्टेज दे रखी है, यहाँ चार्ज दे रखा है। करेक्ट आंसर है कॉट थीटा। क्यों? आपसे कह रहा है धारिता यानी कैपेसिटेंस निकालो। तो भाई कैपेसिटेंस जो होता है वो तो tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि V इधर है और Q इधर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो ट्राइंगल है इससे स्लोप निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। तो अपने पास आएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा Q। तो C हो जाएगा 1 अपॉन C कैपेसिटेंस, ठीक है। तो 1 अपॉन C हो जाएगा और हमने निकाला क्या, tan थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, यानी आंसर आ गया cot थीटा। ये सोल्यूशन में भी दे रखा है, डायरेक्ट cot थीटा भी याद कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ Q है यहाँ V है तो फिर आंसर tan थीटा ही आएगा। इस बात का आप ख्याल रखना। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए, विभव मापी जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, थ्योरेटिकल सिलेबस में, ठीक है। तो आप ना भी करें, सवाल में कोई परेशानी यहाँ पर आएगी नहीं। तो आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल यूज फॉर पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी, विभव मापी में प्रयुक्त कारक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणन क्या होना चाहिए। देखो अल्फा की बात कर रहा हूं आपसे। ये चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा प्रतिरोध ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम जो विभव मापी इस्तेमाल में लेते हैं पोटेंशियोमीटर जो प्रैक्टिकल में आता है, तो उसमें जो वायर हम इस्तेमाल में लेते हैं वो वायर होता है अलॉय वायर, यानी कि मिश्र धातु आपको देखने के लिए मिलता है। तो मिश्र धातु आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मिश्र धातु के लिए जब हमारे पास अल्फा है वो होना चाहिए लो, यानी कि न्यून, शून्य नहीं होगा ना, शून्य नहीं होगा, न्यून होगा। न्यून मतलब लो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा देर तक अगर आप करंट में फ्लो कर देंगे तो भी रेजिस्टेंस में कोई खास चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला अपने पास है, अल्फा इज इक्वल टू रो2 माइनस रो1 अपॉन T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर नीचे रो1 भी आ जाएगा साथ में। इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी और इंटू रो1 नीचे की तरफ। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत कम ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए जीरो तो नहीं कहेंगे, लेकिन न्यून आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इस साल ये जो अपने पास अर्थ मैग्नेटिज्म है, यानी कि भू चुंबकत्व जो है वो सिलेबस में नहीं, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान बोर्ड में नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर आप देखिएगा, आपको V बराबर दे रखा है 20 साइन ओमेगा टी और I बराबर दे रखा है 5 साइन ओमेगा टी, और आपसे पूछ रहा है कि पावर लॉस बताओ। तो बेटे यहां पर आप समझिएगा कि जो I इक्वल टू है अपने पास 5 कॉस ओमेगा टी। तो इस 5 कॉस ओमेगा टी, जो 5 है इसको तो आप चेंज मत कीजिए। कॉस ओमेगा टी को आप ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 प्लस थीटा में लिख सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन 90 माइनस थीटा हमने लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो फेज है वो आएगा 90 डिग्री, ठीक है। फेज अपने पास 90 डिग्री, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी π/2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस π/2। तो फेज एंगल कितना आ रहा है अपने पास 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे फेज जो है अपने पास वो आ गया 90 डिग्री,
फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एवरेज पावर का बता देता हूं मैं आपको, VRMS IRMS cos फाई। फाई कितना आ रहा है, π/2। अब फाई अपने पास π/2 आ रहा है तो cos 90 तो जीरो होता है, तो एवरेज पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, जीरो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जीरो। ध्यान रखना है ना। तो cos ओमेगा टी को हम 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ठीक है प्लस में ले लेंगे ताकि आसानी हो जाए। तो ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपको π/2 ही आएगा जो फेज डिफरेंस है। तो हम इस फॉर्मूले में VRMS IRMS cos फाई, फाई की जगह π/2 रख देंगे। cos π/2 को cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो पावर लॉस भी जीरो हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। राइट द नेम्स ऑफ द टू सब्सटेंस हुज रेजिस्टिविटी डिक्रीज ऑन रेजिंग टेम्परेचर। अदर नंबर सवाल है, सही आंसर है इसका सिलिकॉन जर्मेनियम, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में भी देखने के लिए मिलता है। और ये जो क्वेश्चन है हमारे सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम उसके करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है, ना क्यूरी है ना क्यूरी लॉ है, कुछ नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए क्यूरी लॉ क्या कहलाता है। क्यूरी लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो पैरामैग्नेटिज्म है वो कम होता है। हिंदी में कहूं तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसकी जो चुंबकीय शिथिल चुंबकीय प्रवृत्ति है वो परम शून्य ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाने पर उसका अनुचुंबकत्व घटता है, यानी कि वो प्रतिचुंबकत्व या डायमैग्नेटिज्म की तरफ बिहेव करती है। आप करना चाहेंगे आप तो कर लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि एल स्वप्रेरकत्व की कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए, इसमें I0 धारा प्रवाहित की जाती है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन I0 करंट इज पासिंग थ्रू। तो आप देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला बहुत ही आसान है, हाफ Li नॉट स्क्वायर, बस इतना से लिखना है। चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर देखिए डेफिनेशन आ रही है, आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा दीजिए, तांबे के पारगम्यता का नाम लिखिए, डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉपर। रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से भी लिख देते हैं, कैपिटल के से भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसका रेशियो होता है, यानी कि माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक भी हम कहते हैं। ठीक है, और तांबे के पराविद्युतांक का मान, तांबा जो है उसके जो पराविद्युतांक का मान क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है ना, ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन आर होता है इन्फिनिटी। सर ऐसा क्यों होता है, देखो कॉपर जो है, कॉपर जैसे जितने भी मेटल है सबके लिए एप्सिलॉन इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर इंड्यूस कर लेते हैं, प्रेरित कर लेते हैं जितने में उनको रखा जाता है। तो वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो कर देते हैं जहां पर वो होते हैं। और ये आपने कहां पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में, चालक स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर नंबर 2 उसमें आपने इसको पढ़ा। तो तांबा हो या किसी भी तरह का मेटल हो, सबका एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी आपको देखने के लिए मिलता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये आप जरूर कीजिएगा, वरना परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कहां से सवाल आएंगे। सवाल सारे करने हैं, रिपीट हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या परेशानी है, याद हो जाएगा आपको। एज इट इज सवाल आएगा फटाफट कर देना। फिर चलो अगला सवाल है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अरे भाई ये वाला सवाल जो है ना, दूसरा क्वेश्चन जो है हाफिली में आया आप लोगों के राजस्थान बोर्ड के है। तो व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। द सरफेस विच हैज इक्वल पोटेंशियल ऑन इट्स ईच पॉइंट, सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। कई किताबों में लिखा है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ठीक है वो भी लिख सकते हैं। और जो दूसरा यहां पर कहा है उन्होंने कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बीच में पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए, और ऐसे आप, ये स्फेयर है, ये होलो स्फेयर है, ध्यान रखिएगा ना, होलो स्फेयर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है एक्सटेंडेड टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, एक्सटेंडेड टुवर्ड्स इंफिनिटी, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। फिर आप इनको लिख दीजिएगा, ये क्या बनाए हैं, ये होलो स्फेरिकल शेल है। ठीक है, यानी सकेंद्रीय गोलीय कोश है जिनके केंद्र पर यह आवेश रखा है। ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, ये चैप्टर नंबर 3 से आपको देखने के लिए मिलता है। टर्मिनल वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में एक आपको डिफरेंस बताना है। टर्मिनल वोल्ट और विद्युत वाहक बल में आपको एक डिफरेंस बताना है, बहुत ही आसान है। विद्युत वाहक बल जो है वो खुले परिपथ में मापते हैं हम सेल के सिरों पर, और जो टर्मिनल वोल्टा है वो बंद परिपथ में मापते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो ओपन सर्किट में मेजर की जाती है और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्लोज सर्किट में मेजर की जाती है। डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, वो भी एक ही डिफरेंस, तो एक डिफरेंस लिख दिया अपन ने। मीटर ब्रिज का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, क्वेश्चन आपके सिलेबस में, हाँ ये प्रैक्टिकल सिलेबस में तो उसमें आप लिख दीजिएगा। अगला सवाल, जब किसी क्षण चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत तो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्षण चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य चुंबक के आघूर्ण में क्या परिवर्तन होगा? फिर बार मैग्नेट्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, देन हाउ डज द पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट चेंज। यहाँ पर आप देखना है क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट कट कर दिया, तो टोटल लेंथ तो अपने पास L थी, ठीक है। अब हमारे पास जो दो टुकड़े आएंगे वो भी मैग्नेट ही होगी, वो भी मैग्नेट ही होगी, ठीक है साहब। ये L/2 लेंथ का, ये L/2 लेंथ का। अब भाई मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैपिटल M से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m से भी लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है m × 2l। एनसीईआरटी में m की जगह qm दे रखा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अभी जो लेंथ है वो तो आधी हो गई है, जैसे मैं 2l मान लूं तो 2l मान लूं तो ये तो क्या हो गई l हो गई, तो आधी हो गई, तो m बराबर हो गया स्मॉल m × l, ठीक है। तो ये अगर पुराना वाला मैग्नेटिक मूवमेंट था तो जो नया वाला मैग्नेटिक मूवमेंट है वो पुराने वाले के कंपैरिजन में कितना हो गया? आधा हो गया, ठीक है भाई, आधा हो गया। और पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? इसे हम ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। ध्रुव सामर्थ्य को हम QM से भी शो करते हैं, स्मॉल m से भी शो करते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आती, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कब चेंज होगी? जब लेंथ के अलोंग कट करेंगे, लेंथ के अलोंग कट करेंगे तो ये आधी हो जाएगी, लेंथ वही रह जाएगी। लेंथ के परपेंडिकुलर काटेंगे तो लेंथ आधी हो जाएगी, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव सामर्थ्य है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है? एक जो मैग्नेट है उसका जो पोल है वो दूसरे मैग्नेट के पोल को कितना अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, कितना आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। एक चुंबक का चुंबकीय ध्रुव दूसरे चुंबक के चुंबकीय ध्रुव, खुद के नहीं दूसरे, है ना, दूसरे को ही करेगा, खुद के नहीं करेगा। फिर आगे देखिएगा, 10 सेंटीमीटर औसत त्रिज्या के एक टॉरॉइड में 1000 फेरें कर लेना है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। टॉरॉइड का डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मूला जो है वो सिलेबस में होना चाहिए। तो आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका फॉर्मूला अपने पास है μ0 Ni/2πr, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो μ0/2π को हटा के डायरेक्ट लिख दो आप 2 × 10⁻⁷ n की जगह 1000 लिख दो यार। तो कैलकुलेशन को एक बार खुद भी कर ले आप। 0.1 को हटाकर 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, और जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, तो अपने पास आएगा 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 से 10⁻⁻1 करिए, ये 10⁻3 हो गई, ठीक है। -7 + 3 हो गए 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सिलेबस में है नहीं अपने। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है, समझाइए। लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें आप ध्यान से समझिएगा। लेंस लॉ जो है, साइंटिस्ट लेंस क्या कहते हैं कि इंड्यूस करंट अपोजेस इट्स प्रोड्यूसर, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो प्रेरित धारा है वो अपने उत्पादक, मूल उत्पादक यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब आप एक लूप बनाएंगे, लूप बना लिया, लूप के पास आप एक मैग्नेट लेके जाएंगे, तो आप भी कहेंगे जब मैग्नेट का जो पोल लूप के जिस फेस के पास जा रहा है सेम पोल बनेगा, और दूर ले जाने पर अपोजिट पोल बनेगा। तो पास ले जाने में वर्क करना पड़ेगा रिपल्शन के अगेंस्ट, दूर ले जाने में वर्क करना पड़ेगा अट्रैक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। तो व्हेन यू वर्क अगेंस्ट अ फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। जब भी हम कार्य करते हैं संचित होती है इसकी ऊर्जा, तो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कार्य करने से, हमारे वर्क करने से इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इसको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो काइनेटिक एनर्जी लूप के इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर वो उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो करंट फ्लो भी नहीं होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कह रहा है कि अगर रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा किसी भी वजह से, तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा, एक लूप ले लो,
लूप के पास आप पोल को लेके जाओ, जिस पोल को लेके जाओगे सेम पोल बनेगा, पास ले जाने में रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दूर ले जाओगे दूर ले जाने में अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना होगा। इन ईच केस यू हैव टू वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और वही कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यांत्रिक ऊर्जा बदलेगी चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा बदलेगी विद्युत ऊर्जा में, और इसलिए इलेक्ट्रॉन चलेगा और इसलिए उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो मैं डायग्राम यहाँ बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये लूप बना लिया और आप नॉर्थ पोल को पास लेके जाएंगे तो सेम पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर आप उसको दूर लेके जाएंगे तो यहाँ साउथ पोल बनेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है भाई। और दोनों ही केस में आपको वर्क करना होगा। फिर आगे देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखने के लिए मिलेंगे आपको। एक इलेक्ट्रॉन है जो अनंत धनात्मक रेखीय आवेश के चारों ओर 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की चाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख रखा है इन्होंने, इन्फिनिट पॉजिटिव लाइन चार्ज, साइकिल, रेडियस 0.5 मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी एंड गोज ऑन। तो हमारे पास एक वायर है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके रेवोल्यूशन कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, ये आपसे सवाल कर रहा है। हम जानते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन करने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, आपको mv² हो गया, फाइन। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस वजह से मिलेगा, ये जो वायर है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा इसको, तो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू ई। तो ई का फॉर्मूला अपने पास है 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। ये आर से आर तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो रेडियस का तो मामला ही खत्म हो गया, रेडियस का तो कोई यहां पर रोल ही नहीं रहा। अब आपसे v पूछ रहा है तो m को उधर भेज दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा v इक्वल टू k² उधर चला गया, रूट में चेंज हो गया, तो 2k लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल m। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, देख लीजिए आप, लैम्डा दे रखा है 18.2 इंटू 10 की पावर -10। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जानते हो यार, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और जो k है, k की वैल्यू भी अपने पास होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये अपने पास k की वैल्यू, तो रख देना यार, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर करना, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे 3-4। 16वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, 17वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अपने तो किताब में ही नहीं है ना, तो फालतू परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। खैर, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ये चैप्टर नंबर 5 से आपको क्वेश्चन मिलेगा, शायद आपको ध्यान हो। तो म्यू आर इज इक्वल टू होता है काई -1, ये फॉर्मूला हमें देखने के लिए मिलता है। इसको हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एच, ठीक है। बी नॉट की जगह लिख देंगे म्यू नॉट एच, बी नॉट प्लस बी एम, बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच और बी एम की जगह म्यू नॉट एम, ठीक है। और ये जो बी है, चलो बी को बी रहने दो, फिर हम क्या करेंगे, म्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे और अंदर अपने पास आ जाएगा एच प्लस एम। अभी जो बी है, बी को हटा के लिख देंगे हम म्यू एच, म्यू नॉट एच प्लस एम, ठीक है। अब हम h को भी कॉमन ले लेते हैं, म्यू की जगह लिख देता हूं म्यू नॉट म्यू आर, h हमने कॉमन ले लिया और यहां से भी h कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एम बाई एच अपने पास हो गया। h से h कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, म्यू आर अपनी जगह और m बाई एच तो काई के बराबर होता है, तो अपने पास हो गया यहाँ पर 1 प्लस काई, हाँ 1 प्लस काई, ठीक है, 1 प्लस काई अपने पास हो गया। तो म्यू आर इक्वल टू काई प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो बी बराबर बी नॉट प्लस बी एम, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। आप डायरेक्ट म्यू नॉट एच कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी की जगह म्यू एच लिख दीजिए, म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू नॉट एच कैंसिल, एम बाई एच को काई लिख दिया, डेरिवेशन, ठीक है। कीप रिपीटिंग। ये चैप्टर नंबर 6 का अपने पास सवाल है कि लंबी परिणाली के 100 परिवर्तक तत्वों का व्यंजक ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। तो चित्र देखिएगा आप, चित्र बहुत ही आसान है। ये अपने पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, ये करंट फ्लो हो रहा है, 100 प्रेरक तो कैपिटल है और इसकी लेंथ हो गई L। अरे आसान सा सवाल देखो आप, 2 नंबर का, 1.5 नंबर का। तो L बराबर होता है अपने पास पाई अपॉन आई, पाई अपने पास होता है NBA cos 0 डिग्री, हमेशा 0 डिग्री रहेगा भाई, क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हम लेते हैं।
ठीक है, कौन 0 डिग्री 1, एन की जगह एन रहने दें। अब ये जो अपने पास सोलेनॉइड, सोलेनॉइड ही तो है, सोलेनॉइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन है। ए को ए रहने दो, नीचे आई से आई कट कर दो, लो जी। तो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू ए। और आप चाहो तो जो अपने पास कैपिटल एन स्मॉल एन है इसको हटा के कैपिटल एन अपॉन एल लिख दो, तो अपने पास हो जाएगा एन स्क्वायर ए बाई एल। ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर जरूर कीजिएगा डेरिवेशन, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये भी देखिए उसी से रिलेटेड अपने पास सवाल आ गया है पूरा का पूरा, जो 20th क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर।